हेलो गाइस। सो मैंने आपको पिछले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको जो क्या बोलते हैं जो क्या था वो अर्धवर्ती जो वो था वे जो जोन थे उनका मैंने आपको एवरेज डिस्टेंस बता दिया था, एवरेज पाथ बता दिया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है एनवें जोन का क्षेत्रफल। देखो गाइस, एक जोन ये है, मतलब एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है। दोनों बाउंड्रीज के बीच का जो एरिया है उसको अपन लोग बोलते हैं जोन। ठीक है, अब अगर जोन का एरिया निकालना है तो ये एक रिंग है। ठीक है, ये जो इतना आपका जो ये पार्ट है इट इज ए रिंग, और रिंग का एरिया क्या होता है? पाई बड़े वाले सर्कल की रेडियस का स्क्वायर। अब ये एनवी बाउंड्री है तो इसकी त्रिज्या होगी आर एन माइनस पाई आर एन माइनस वन का स्क्वायर। देखिए पाई आप इसमें से कॉमन ले लो, आर एन देखिए रेडियस थी वो आप पहले निकाल चुके थे, कितनी आई थी? अगर उस एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 4 को नगण्य मान रहे थे तब तो आ रही थी रूट एन बी लेमडा, और अगर नहीं मान रहे थे तो आ रही थी रूट एन बी लेमडा प्लस में एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 4। ये रेडियस थी इसकी। अब ये रूट हट जाएगा अगर आप क्या करोगे? स्क्वायर करोगे, माइनस देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, पाई आर एन स्क्वायर माइनस आर एन माइनस वन का स्क्वायर। ये आर एन जो स्क्वायर है एन बी लेमडा प्लस ये आ गया, रूट हट गया। अब इसी में अगर n की जगह n माइनस वन रख दोगे तो n माइनस वन बी लेमडा और माइनस, क्योंकि देखो दोनों के आगे माइनस लगेगा, n माइनस वन का स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाय 4। कुछ ये वाला सीन। अब देखो इसको पूरा सोल्व कर लो और कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना? देखो एन बी लेमडा प्लस एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 4। एक मिनट, क्या है ये कार्य का? तो ये एन बी लेमडा, ये एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 4 माइनस एन बी लेमडा माइनस बी लेमडा माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाय 4। इसमें से देखो ये तो कट रहा है ना? ठीक है, और अगर बात करें तो और इसके अंदर कुछ नहीं कट रहा, इसके अंदर ये आ रहा है माइनस बी लेमडा, माइनस बी लेमडा नहीं आएगा गाइस, माइनस बी लेमडा माइनस प्लस आएगा, तो प्लस बी लेमडा और माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बटे 4। अगर आप इस लेमडा स्क्वायर वाली टर्म जो है उसको नेग्लिजिबल करते हो, जो रिंग है उसका एरिया क्या होगा? रिंग का एरिया आ जाएगा बी लेमडा, और अगर नगण्य नहीं करते हो तो फिर ये वाला। देखो एक चीज बताओ, ये वाला जो टर्म है ये काफी छोटा है और ये वाला टर्म काफी बड़ा है। अच्छा एक चीज और, इससे पहले भी रिंग होंगे, इसके बाद तो रिंग नहीं होंगे, ये लास्ट है एन वाई, इससे पहले भी रिंग होंगे। अच्छा ये सारे जो रिंग है इनका जो क्षेत्रफल है वो अलग अलग होगा या सेम होगा? देखिए रिंग के एरिया में एक तो आ रहा है बी, जो कि ये बीच वाली दूरी है, चाहे कितना भी हो बीच वाली दूरी तो हमेशा कितनी रहेगी? बी ही रहेगी। और लैम्डा है वो आपतित किए गए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। अब वो चाहे ये वाला प्रकाश हो चाहे ये वाला प्रकाश हो, सबके लिए जो तरंग दैर्घ्य है वो रहेगी 400 से 700 नैनोमीटर।
तो कुल मिला के जो n वे रिंग हो, n-1 जोन हो, सभी जोन्स का एरिया लगभग लगभग क्या होता है, बराबर होता है। बात आई समझ में? अच्छा एक चीज़ और, ये एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। हम हर जगह चले गए लेकिन हम आगे जाकर इस पाई को भूल गए। तो हर जगह ये एरिया होता है पाई बी लैम्डा, ठीक है, बट पाई तो 22/7 है, तो सभी का पाई सभी के साथ आएगा, सब 22/7 सभी के साथ। तो ये एरिया सबका क्या होता है, बराबर होता है। आई बात समझ में? तो ये हमें पता चला, लेकिन ये एरिया लगभग बराबर होता है, क्योंकि नगण्य तो नगण्य, लेकिन ये टर्म कुछ है तो सही, और ये टर्म है ये कुछ माइनस हो रही है। अगर ये टर्म कुछ माइनस हो रही है तो शुरू में जब n छोटा होगा तो कम चीज़ माइनस होगी, और धीरे धीरे n बढ़ने लगेगा तो ज़्यादा चीज़ें माइनस होगी। तो जैसे जैसे दूर जाते हैं रिंग के एरिया में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। बट ठीक है, जो रिंग का एरिया है उसमें कमी आने लगती है। ये कमी नहीं आनी चाहिए गाइस, रियलिटी में प्रैक्टिकल करते हैं तो ये एरिया बढ़ता है। कहीं हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? मैं एक बार थोड़ा देख लूँ, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा हाँ सुनो, ये बी लैम्डा माइनस ये तो हमने लिख लिया, ये टर्म हमने नहीं लिखा। तो प्लस का n² लैम्डा स्क्वायर बटे 4, और n हमेशा n-1 से ज़्यादा होगा। तो प्लस का ज़्यादा होगा, माइनस का कम होगा, तो एरिया हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, अब समझ में आया। तो कुल मिला के इतना ध्यान रखो, एरिया है वो लैम्डा की स्क्वायर वाली टर्म्स को नगण्य मानने में पाई बी लैम्डा, और वरना ये टर्म प्लस ये टर्म माइनस ये टर्म, ये इतना एरिया। और बी लैम्डा में हमेशा कुछ न कुछ प्लस ही होगा, क्योंकि n बड़ा है किससे, n-1 से। तो आई होप आपको पल्ले पड़ा होगा कि जो फ्रेनेल के जो हाफ पीरियड जोन्स होते हैं उनका लगभग एरिया बराबर होता है। बट अगर नगण्य ना माने लैम्डा को तो फिर ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, फिर ये जो आपका एरिया है ये बढ़ता जाता है। कर लोगे इसको, कर लोगे, क्लियर है ना? ठीक है, इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है जोन से चलने वाली तरंगों की कला में संबंध या पथ में संबंध। देखो तो सिंपल सा है, कला में तो क्या संबंध होता है, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये मैंने शुरू में डिस्कस किया था। इन सभी जोन से कौन सा व्यतिकरण होता है, समपोषी व्यतिकरण।
और संपोषी व्यतिकरण में पथांतर है वो लैम्डा, 2 लैम्डा, 4 लैम्डा, 6 लैम्डा, ये सब कुछ रहता है। और कलांतर है वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई रहता है। अच्छा, उसके अलावा जो विनाशी व्यतिकरण है उसमें कलांतर तो रहता है 0 नहीं, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, और 2 लगातार होने चाहिए, 1 2, 2 3, 3 4, या फिर एक छोड़ के होने, 2 छोड़ के होने चाहिए, 1 2 3 छोड़ दिया 4, या फिर 2 इसके बाद 2 छोड़ दिए 3 4 5, ऐसे अलग अलग 2 छोड़ के, तो उसमें भी कौन सा होगा? विनाशी व्यतिकरण। तो ये संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की क्या है? शर्तें हैं। कर लोगे गाइस? आई होप आप इतना कर लोगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि जोन से चलने वाली तरंगों में क्या संबंध होता है। नेक्स्ट देखते हैं जोन से चलने वाली तरंगों की कलाओं में तरंगों के आयाम में संबंध, ठीक है। तो चलो उसको देखते हैं और फिर आगे करते हैं, ठीक है। करें? ठीक है भाई, नेक्स्ट है अर्ध आवर्ती कटिबंधों के कारण बिंदु P पर परिणामी आया। अच्छा, ये अर्ध आवर्ती है, अर्धावर्ती नहीं है ये। ओके, द्विबंधों के कारण परिणामी आया, ये वाला हेडिंग है। देखो, ऐसे बहुत सारे जोन्स हैं, ठीक है। अब एक आपको चीज बताऊं, देखो कोई भी जोन से निकलने वाली जो किरणें हैं ना, उनकी जो तीव्रता होती है वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि तीव्रता बोल दो या आयाम बोल दो, क्योंकि तीव्रता है वो आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है, तो बात एक ही है, ठीक है। मैं बात एक कैसे है मैं बताता हूँ, बात एक कैसे है। देखो, जो यहाँ से जो किरणें निकलती हैं उनका आयाम जितना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा इस अर्ध आवर्ती कटिबंध का एरिया होगा, सरफेस एरिया, क्योंकि गाइस जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी अपने अंदर से ऊर्जा छोड़ेगा, और ऊर्जा, तीव्रता, ये सारे आयाम के प्रोपोर्शनल होते हैं, आयाम के स्क्वायर के, तो आयाम भी उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है, तीव्रता भी उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा आयाम है, ठीक है। अच्छा, आयाम उतना ही कम होगा जितना P बिंदु से ज़्यादा दूरी पर होगी चीज़ें। सीधी सी बात है, अगर यही P बिंदु हो जाए तो सारे बढ़िया तरीके से पहुँचेंगे। अगर यहाँ हो जाए, जैसे सीधी सी बात है, एक तो इस क्लास में रोशनी के लिए यहाँ पे बल्ब लगाएं और एक यहाँ से 500 किलोमीटर दूर लगाएं, तो फिर यहाँ अंधेरा ही रहेगा, क्योंकि किरणें पहुँच ही नहीं पाती गाइस अगर दूर लगाते हो तो, ठीक है। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतनी ही ऊर्जा गिरती जाएगी, आयाम गिरता जाएगा, तो बटे में आएगा आपका पहुँचने वाली दूरी, यानी कितनी? x। कौन सी दूरी? ये वाली दूरी, जितनी दूरी उस जोन को पहुंचने में लगेगी। बात आई ना समझ में, ठीक है। जोन की दूरी, बाउंड्री की दूरी नहीं, जोन की दूरी जो एवरेज डिस्टेंस वाले में निकाली थी, ठीक है। आगे देखो उसके बाद
एस अपॉन में एक्स के समानुपाती। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये सारे जोन्स हैं और ये बिंदु है, और ये जो एंगल बनता है ना, ये एंगल होता है थीटा। अब ये थीटा जितना ज़्यादा होगा ना, उतना ही आयाम है वो कम होगा। रीज़न बताता हूँ क्यों। देखो, ये थीटा जितना ज़्यादा होगा उतनी ही जो तरंगाग्र है वो विस्तृत रूप में फैलेगा, और एक जो बिंदु है उस पर उतना ही केंद्रीकरण है वो कम होगा। तो कुल मिला के जो थीटा है उसके कोस के समानुपाती होता है आपका आयाम, और ज़्यादा अगर डिटेल में बोलूँ तो 1 + cos थीटा के समानुपाती। ये गाइस रट लो, ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये प्रैक्टिकल कर करके देखा, पहले देखा कि क्या ये थीटा पे डिपेंड करता है तो ये साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है या कोस के, और तब पता चला कि आयाम जो होता है इन कटिबंधों का इस बिंदु पर गिरने वाला आयाम वो 1 + cos थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। आई बात समझ में? इन सब वैल्यूज़ को रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो करें, इसको करते हैं। तो तब n वें अर्ध आवर्ती कटिबंध का बिंदु P पर आयाम किस किस के प्रोपोर्शनल होता है? आयाम En है वो प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया। निकाल के आए कितना होता है? पाई बी लैम्डा। यही तो होता है जोन का एरिया, होता है ना, निकाला था। वैसे पाई बी लैम्डा प्लस n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 स्क्वायर ऐसा कुछ होता है, बट वो फिर भी स्क्वायर वाले टर्म को नेग्लिजिबल करो तो इतना इंटू में 1 + cos थीटा n, और बटे में b क्या था वो b + 2n - 1 λ/4। ये थी जोन की औसत दूरी nवें जोन की। तो ये जो चीज़ है इसके E0n यानी nवां आयाम है वो प्रोपोर्शनल होगा। तो अब आप पहले जोन दूसरे जोन का इस फॉर्मूला में रख के निकाल सकते हो। बात आई समझ में? कर लोगे ना इसको? ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, इससे E01 निकलेगा, वो कितना आएगा? पाई बी लैम्डा 1 + cos थीटा, और थीटा 1 मान लो, और b + n की जगह 1, 2 - 1 1 v + λ/4। ऐसे E02 आएगा, E03 आएगा, E04 आएगा, E05 आएगा, वैसे आता रहेगा। लेकिन गाइस एक चीज़ बताऊं, देखो टोटल उस पे जो आयाम गिरेगा P बिंदु पे वो सभी किरणों के कारण गिरेगा, सभी जोन्स के कारण भी। पहला जोन भी P बिंदु पे कुछ आयाम गिराएगा, दूसरा भी गिराएगा, तीसरा भी गिराएगा, चौथा भी गिराएगा, पांचवा भी गिराएगा। अच्छा मैंने आपको क्या बताया कि पहले और दूसरे के बीच में जोन के बीच में पथांतर होता है λ/2, और दो लगातार जोन है वो एक दूसरे का कैसा व्यतिकरण करते हैं? विनाशी व्यतिकरण। और विनाशी व्यतिकरण में परिणामी आयाम है वो घटता है। अच्छा पहले और तीसरे के बीच में समपोषी, तो ये प्रोसीजर है वो चलता रहेगा। तो परिणामी आयाम है वो E01 - E02 + E03 - E04 ऐसे होगा। ठीक है। और इस टर्म को अगर मैं लेना चाहूँ लास्ट तक, तो ऐसी टर्म का लास्ट टर्म याद रखना हमेशा होता है -1n E0n। ये एक बाइनोमियल सीरीज है। जब माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस ये सीन हो तो उसमें लास्ट व्यंजक है वो कुछ ये निकल के आता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ n अगर सम है विषम है उस बात पे भी चीज़ें हैं वो डिपेंड करती है। क्लियर हुआ? लेकिन एक चीज़ और देखो, क्या जो दूसरा तरंगाग्र है उसका जो आयाम है वो एवरेज होगा पहले और तीसरे का, क्योंकि आयाम है
वो लगातार सतत रूप से बढ़ता रहता है, ठीक है, सॉरी कम होता रहता है। इसका आयाम सेंटर वाले का सबसे ज़्यादा होगा, इसका कम, इसका और कम, तो इसका आयाम इसका और इसका एवरेज के बराबर होगा, ठीक है। तो E02 है वो E01 प्लस में E03/2 के बराबर होगा। ऐसे ही E04 है वो इससे पहले वाला E03 और इसके बाद वाला E05/2 के बराबर होगा। ये सब चीज़ें आपको पता है। अगर ये सारी चीज़ें इसके अंदर रखते हो तो E01 ऐसे का ऐसे, E02 की जगह E01 प्लस E03/2, यहाँ से E01 का आधा भाग तो कट जाएगा, ठीक है, और सिर्फ E01 का आधा भाग है वो रहेगा। तो E01 का तो आधा भाग रह जाएगा E01/2, सही बात है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो सुनो मेरी बात, ये जो E02 है इसकी जगह वैल्यू रखोगे तो माइनस का ये भी और माइनस का ये भी, थोड़ा सा दिमाग लगाना समझ में आ जाएगा। फिर E03 जो है वो पूरा आएगा। अगर ये E03 पूरा आएगा और ये माइनस का E03/2 है तो यहाँ प्लस का E03/2 बच जाएगा। लेकिन E03 प्लस का है तो आगे E04 किसका होगा? माइनस का। और E04 माइनस का होगा तो माइनस E03/2 माइनस E05/2। इस प्लस के E03/2 से इस माइनस का E03/2 कैंसिल, और ऐसे आगे के सभी कैंसिल होंगे, सिर्फ और सिर्फ लास्ट टर्म बचेगी। और लास्ट टर्म क्या बचेगी? -1n E0n और बटे 2। ये आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा किसका? आयाम का। कर लोगे गाइस? इतना कर लोगे ना? ठीक है भी। आई होप आपको इतना पल्ले पड़ा होगा। सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आप निकाल सकते हो एकदम घर पे बैठ के आराम से, 1-2 बार ट्राई करोगे। ये इससे कट रहा है, एक बार 5 अच्छा ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। मान लो n तक है ही नहीं, कितने तक है? 5 तक है। तो फिर प्लस का तो बचा, कहाँ लिखा था मैंने? यही लिखा था E01/2, और लास्ट में माइनस का बचा E05/2। ये माइनस का लास्ट वाला बचता है तो माइनस, लेकिन ये n वहाँ अगर हो तो फिर -1 की पावर n आती है, E0n/2। अगर n सम है, अगर n सम संख्या है तब E01/2 माइनस ये जो है इसके अंदर सम संख्या है, सम -1 की पावर सम ऐसा सम होती है, ऐसा टर्म। और अगर n विषम संख्या है तो E01/2 प्लस E0n/2, तो ये वाला टर्म। तो ऐसे जो टर्म्स है वो आएंगे। आई बात समझ में? अब अगर n का मान बहुत ज़्यादा हो, मतलब फ्रेनेल के कटिबंध है वो बहुत ज़्यादा हो, बहुत विस्तृत प्रकाश स्रोत हो, या काफ़ी बड़ा तरंगाग्र हो, तो उस कंडीशन में लास्ट तक जाते जाते जो टेढ़ापन है, देखिए ये P बिंदु है और ये यहाँ पर वो है जोन्स है, तो P बिंदु से जोन्स की जो तिरछापन है, तिर्यकता है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये आयाम यहाँ पहुँच ही नहीं पाता, ये आयाम इधर जाना पसंद करता है। क्योंकि एक बंदा था फिजिक्स के अंदर, फर्मेट, उसने बोला था लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना ज़्यादा पसंद करता है, तो वो यहाँ लॉन्गेस्ट डिस्टेंस नहीं जाएगा, वो इसके समांतर किसी बिंदु पर छोटी दूरी तय करेगा। बात आई समझ में? और इसीलिए अगर
प्रकाश स्रोत बहुत वृहद है, प्रकाश स्रोत बहुत एलोंगेटेड है, एक्सटेंडेड है, बड़ा है, वृहद है। तो ये जो E0n/2 है वो तो 0 हो जाएगा और E बचेगा E01/2, यानी परिणामी आयाम है वो E01/2 होगा। क्लियर है इतना? तो एक चीज़ बताऊं, जब P बिंदु कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल करते हैं ना तरंगाग्र का, उसमें अगर बिल्कुल सेंटर में हो और लास्ट वालों का तिरछापन बहुत ज़्यादा हो, तो कोई भी जो लाइट सोर्स है वो अपनी आधी जो ऊर्जा है वो यहीं पे छोड़ देता है। भी एक बल्ब आपको बताऊं मैं, जैसे यहाँ मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ कोई बल्ब लगा हुआ है, तो ये बल्ब है ये बिल्कुल अपने सामने वाले दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैं खुद बल्ब हूँ, मान लो मैं खुद कोई लाइट सोर्स हूँ, मैं अपने में से किरण छोड़ रहा हूँ, मैं मान लो छोड़ रहा हूँ 100 जूल ऊर्जा, तो उसमें से मैं 50 तो छोड़ देता हूँ बिल्कुल अपने सामने वाले बिंदु पे, और बाकी 50 जूल का विवर्तन द्वारा पूरे के पूरे पर्दे पर क्या करता हूँ, वितरण करता हूँ। इसीलिए विवर्तन में बीच में एक काफ़ी चमकीला धब्बा बनता है और आसपास घटते तीव्रताओं में धब्बे बनते हैं, और लास्ट में जाके दोनों तरफ विवर्तन प्रतिरूप क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा अस्पष्ट हो जाता है। तो ये सब था किसके बारे में, ये सब था फ्रेनेल के विवर्तन के, ये जो फ्रेनेल है इसके हाफ पीरियड जोन्स के बारे में। हमने तीव्रता तक निकाल ली और ऐसा हम लोगों को पता चला, आयाम तक निकाल लिया। अब आपको तो पता है आधा जो आयाम है वो सामने वाले पॉइंट पे छोड़ देता है और आधा वितरित करता है। अच्छा, तीव्रता है वो होती है I बराबर के A स्क्वायर या I समानुपाती A स्क्वायर, यानी तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती। और अगर आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है तो E01/2 मोटा मोटी आया इसका स्क्वायर, तो E01² 4। तो कुल मिला के कोई भी प्रकाश स्रोत है वो अपने सामने वाले, जस्ट बिल्कुल सामने वाले बिंदु पर 25% ऊर्जा छोड़ देता है, ठीक है। तीव्रता है वो एक टाइप की ऊर्जा है, क्योंकि तीव्रता होती है ऊर्जा पर एरिया पर टाइम, 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे विकिरित ऊर्जा। तो तीव्रता और ऊर्जा सेम बात सी है, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ले लें और 1 सेकंड में प्रयोग खत्म कर दे तो इसीलिए कोई भी प्रकाश स्रोत है वो अगर विवर्तन प्रतिरूप बनाएगा तो 25% अपनी जो ऊर्जा है वो बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पे चमका देगा एकदम, और 75% का घटते क्रम में दोनों तरफ विवर्तन प्रतिरूप बनेगा, ठीक है। आई होप आपको इतना पल्ले पड़ा होगा। इस वीडियो में इतना ही, इनफैक्ट गाइस आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाय बाय।